गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राकेश फिजिक्स क्लासेस बिहार शरीफ में आप सबों का स्वागत है। आज हम जो आप लोगों से डिस्कस करेंगे, तो मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है थोड़ा सा कराऊंगा। जो अभी तक हमने टॉपिक कवर किया है, कुछ कराया था दो वीडियो में। और अब आज जो है पोटेंशियल एनर्जी, जो आपका स्थितिज ऊर्जा है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, उसके बारे में करेंगे। और थोड़ा जो मैंने कल जो बताया था कि कोई अगर स्फेयर है, जो गोलीय खोल है, तो उसके अंदर बाहर और उसके सरफेस के ऊपर, सतह के ऊपर क्या विद्युत विभव का मान होता है ना। तो इससे संबंधित जो आज हम प्रश्न करने जा रहे हैं, तो एक एक करके प्रश्न करेंगे जितना भी हो सकता है। फिर मैं संधारित्र शुरू करूंगा, ठीक ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मान लीजिए कोई, क्वेश्चन नंबर वन, एक गोलीय खोल की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, जो आवेश प्लस क्यू, जो आवेश प्लस क्यू के जगह पे जो आवेश +2.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलम द्वारा एक समान रूप से आवेशित है, एक समान रूप से आवेशित है। तो इस गोलीय खोल के कारण, इस गोलीय इस गोलीय खोल के कारण, इस गोलीय खोल के कारण उसके केंद्र से, उसके केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, 15 या कह सकते हैं, इसको और आगे लेते हैं, इसको ले लेते हैं 200 या 2 मीटर कर देते हैं, ठीक है ना। 2 मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर, बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होगा। ठीक है, ये गोलीय खोल की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, जो आवेश +2.0 गुना 10⁻⁻6 कूलम द्वारा एक समान रूप से आवेशित है। तो इस गोलीय खोल के कारण उसके केंद्र से 2 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, ये निकालना है, ठीक है ना। तो ये कैसे निकालिएगा, तो आपको ये जो गोलीय खोल है, ये गोलीय खोल आपका मान लीजिए ये गोलीय खोल को आपने क्या किया है, तो इसका जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या है आपका 5 सेंटीमीटर, है ना। अब आपको कह रहा है कि इसके केंद्र से, केंद्र से कहां से, तो केंद्र से कितनी दूरी पर, तो 2 मीटर, 2 मीटर की दूरी पर, केंद्र से कितनी दूरी पर, तो 2 मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है। यहाँ पे कह रहा है विद्युत विभव का मान निकालिए, तो Vp का मान निकालिए। और आवेश जो है 2.0 गुना 10⁻⁻6 कूलम, वो इसके ऊपर एक समान रूप से वितरित है, मतलब इसके ऊपर जो आवेश है उसका वितरण एक समान है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। तो ये जो Q है,
तो क्यू की वैल्यू कितनी है 2.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो हमने पढ़ा है कि अगर केंद्र से ये वाली दूरी बहुत ज़्यादा है त्रिज्या के संदर्भ में, त्रिज्या के रेस्पेक्ट में, तो ये सारा का सारा आवेश इसके केंद्र पर स्थित हो जाता है। कहने का मतलब वो जो आवेश है उसके केंद्र पर स्थित जैसा व्यवहार करता है, मतलब ज़्यादा दूरी के लिए ये सारा का सारा आवेश उसके केंद्र पर स्थित मानते हैं। और उस केस में क्या हो जाएगा, ये सारा आवेश जो आपका Q बराबर 2.0 गुना 10⁻⁻6 कूलम है, ये केंद्र पे आ जाएगा। और केंद्र पे आएगा तो ये वाली दूरी जो है, ये जो आपका बिंदु है इसका दूरी 2 मीटर केंद्र से तो दिया हुआ ही है। इसका मतलब हमने जो Vp का मान पढ़ा वो क्या पढ़ा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई माध्यम में है तो K लिखते हैं, नहीं माध्यम में है K के जगह पे एप्सिलॉन आर भी लिखते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए कि K को एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं, जिसको आप कहते हैं सापेक्षिक परावैद्युतशीलता, है ना। तो विद्युतशीलता जो कहते हैं तो एप्सिलॉन नॉट है। अब के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक जो बोलते हैं उसको एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं, सापेक्षिक विद्युतशीलता जो कहा जाता है। तो ये जो है क्यू का है पोटेंशियल, जब भी निकालते हैं तो पोटेंशियल अदिश राशि है तो उसको उसके आवेश के धन या ऋण आवेश होता है तो उसके चिन्ह के साथ लिखते हैं। और दोनों के बीच की दूरी, ये वाला पूरा आवेश यहाँ आ गया और यहाँ इस पे निकालना है, इस बिंदु पे हमको विद्युत विभव। तो इस आवेश से इसकी दूरी कितनी है, तो वो ये दिख रहा है आर है तो आर लिख सकते हैं, 2 मीटर है 2 मीटर लिखेंगे। तो ये तो आपको पता है 9 गुना 10⁻9 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है ना, ये वाली वैल्यू। और ये क्यू का वैल्यू है आपका कितना दिया हुआ है, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 दिया हुआ है ना। और आपको ये जो आर दिया हुआ यहाँ से यहाँ 2 मीटर दिया हुआ तो 2 मीटर लिखेंगे, आर होता है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया कितना 9 इंटू 10⁻9 और 10⁻6 मिल करके ये -6 है तो 9 + -6 3 हो जाएगा, इसको वोल्ट के इक्वल। तो ये हो गया आपका आंसर, है ना इसका। कि अगर गोलीय खोल है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और उसका जो क्या कहते हैं केंद्र से 2 मीटर की दूरी पर स्थित अगर किसी बिंदु पर हमें पूछा जाए तो हम इस तरीके से निकालें। ध्यान ये रहना है केवल कि ये सारा का सारा आवेश बहुत बड़ी दूरी पर स्थित बिंदु के लिए केंद्र पर स्थित हो जाता है, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि अगर उसके केंद्र से जो हमें निकालना है, ठीक है ना, वो कितनी दूरी पर स्थित है। अब तो वो जो है ये वाला मैं कर दूं फिर से 5 सेंटीमीटर। तो इस गोलीय खोल के कारण उसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकालिए। तो दूसरा क्वेश्चन जो है आपका वही है, केवल क्या कर दिया मैंने, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया ये, है ना। एक गोलीय खोल की त्रिज्या पहले भी 5 सेंटीमीटर थी, है ना। आवेश वही है, आवेश बदल भी सकते हैं नहीं भी बदल सकते हैं, लेकिन उसकी त्रिज्या जो है उतनी ही त्रिज्या वाली दूरी पर उसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर। तो आपको पता है 5 सेंटीमीटर की दूरी इसकी त्रिज्या है तो ये वाली बिंदु होगी या कोई बिंदु होगी जो उसके परिधि पर होगी। ये सारी की सारी दूरी क्या है 5 सेंटीमीटर है, यही ना है। तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित ये सारी बिंदुएं हैं, इसके ऊपर आपको कह रहा है विद्युत विभव का मान निकालिए। कैसे निकालिएगा, तो हमने बता रखा था आपको कि विद्युत विभव जब इस बिंदु का निकालना होगा तो यहाँ पे त्रिज्या आर जो है ये वाली जो है ये जो स्मॉल आर है यहाँ से यहाँ जिसको हमने स्मॉल आर बोला था, ये वाला आर का मान ये वाला आर हो जाएगा जो त्रिज्या बोलते हैं, है ना। तो त्रिज्या के जगह पे जो हमने कैपिटल आर से संकेत किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखना है कि सतह पर स्थित बिंदु के लिए बात तो ही रहेगा, सतह, ये सतह पर स्थित बिंदु, सतह पर स्थित बिंदु
के लिए क्या होता है, ये आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी, और ये पहले 2 मीटर था 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ ध्यान रखना आपको कि इसको मीटर में बदल देंगे, नहीं तो गलती हो जाएगी। सारा एसआई यूनिट में ले रहे हैं, तो ये अगर आपका सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदलना जरूरी है, नहीं तो गलती हो जाएगी। और यहाँ से क्या करेंगे, देयरफॉर Vp इज इक्वल टू 1/4πε0, ये Q तो आपका पहले से जो है वही है ना, अब बटा R, अब कैपिटल R हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हो गया 9 × 10⁻9, है ना, इंटू फिर क्या हो गया, तो आवेश का मान तो अभी भी वही है 2 × 10⁻⁻6, अब बटा में R के जगह पे ये R लिखना पड़ेगा, R है 5 सेंटीमीटर जिसकी वैल्यू निकाली है, तो 5/100 ये, है ना। तो ये 100 जो है ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 2, है ना, 9 × 2 अब गुना 10⁻9 है, और -6 मिलकर के 10⁻3 हो जाएगा, और ये 5 नीचे है ना, और ये 100 इसको जब गुना में बदलिएगा तो ये 100/5 हो जाएगा, तो 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये 5 से काट दीजिए 20 हो गया, तो हो गया 9 दूनी 18 दूनी 36, तो ये आ गया 36 गुना 10⁻3, ये वाला सुनना, एक सुनना ये तो 4, है ना, इतना वोल्ट आएगा। 36 गुना 10⁻4 वोल्ट। अगर 3.6 लिखिएगा तो 10⁻5 वोल्ट हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3.6 गुना 10⁻5 वोल्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 3 गुना 10 3.6 गुना 10⁻5 वोल्ट, ये 5 लिखा 10⁻5 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसी क्वेश्चन में मैंने दूसरा बना दिया। आप तीसरा क्वेश्चन इसी में भी बना सकते हैं। अगर मैं बोल दूं कि गोलीय खोल की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, सब कुछ रहने दो, लेकिन कहूं इस गोलीय खोल के कारण उसके केंद्र पर स्थित, सब हटा दो, केंद्र पर ही कर दो, उसके केंद्र पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकालिए, ठीक है ना। एक गोलीय खोल की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, जो आवेश प्लस इतना द्वारा एक समान रूप से आवेशित है, तो इस गोलीय खोल के कारण उसके केंद्र पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, ये मुझे निकालना है। तो तीसरा क्वेश्चन इसी में आ गया कि कहने का मतलब क्या है, जो गोलीय खोल है उसके बाहर बिंदु पर, उसके सतह पर स्थित बिंदु, दूसरा क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन हो गया उसके केंद्र पर स्थित, है ना, केंद्र पर स्थित बिंदु। इसी क्वेश्चन में केंद्र पर स्थित मतलब हमें यहां निकालना है, यहाँ पे, ठीक है। इस डायग्राम को मैं फिर से बना लेता हूं। केंद्र पर स्थित बिंदु है यहाँ पे, इस केंद्र पर स्थित बिंदु पे मुझे निकालना है वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू निकालना पड़ेगा किसका, विद्युत विभव का निकालना पड़ेगा, तो इस बिंदु पे निकालना है। केंद्र पर स्थित बिंदु है मतलब मान लेते हैं इसको वो, तो मुझे VO निकालना है ना, VO वाट होगा हमारा। ये जो है ये अभी क्या है, त्रिज्या है, तो त्रिज्या जो बोलते हैं R, जिसको रेडियस भी कर सकते हैं, 5 सेंटीमीटर है, ये तो गिवन है आपको, है ना। लेकिन इस बार क्या कह रहा है कि ये जो गोला है, ये जो स्फीयर है, इसके केंद्र पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकालिए। तो केंद्र पर स्थित बिंदु मतलब O सेंटर है इसका, VO हमें निकालना है। तो मैंने कल आपको बताया था कि जो विद्युत विभव का मान जो यहाँ पे होता है, जो पृष्ठ पर होता है, जो सतह पर होता है, सतह पे हमने निकाला अभी, जो सतह पर मान होता है विद्युत विभव का मान, वही मान इसके अंदर किसी भी बिंदु पर होता है। तो केंद्र भी तो इसके अंदर ही है, सतह के अंदर ही स्थित बिंदु है। तो कोई भी बिंदु ले लें, ठीक है ना, इस तरह की कोई भी बिंदु कहीं पे भी ले लें, केंद्र पर ही नहीं, सारी जगहों पे जो बिंदुएं हैं, ये अंदर में स्थित कोई भी बिंदु हो, ये सारी बिंदुओं पर जो विभव का मान होता है वही होता है इसके, जो मान इसके सतह पे होता है। तो सतह वाला मान ही अंदर में भी होगा, चाहे कोई भी बिंदु हो। तो सतह वाला मान क्या था, ये वाला 1/4πε0 Q/R।
तो यही मान इसके अंदर भी होता है। तो सतह पर स्थित बिंदु का जो मान होता है वही उसके अंदर स्थित किसी बिंदु पर भी होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है और वही लिखना है आपको। तो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि विद्युत विभव का मान, यहाँ पे केवल ये सेंटेंस लिखिए, या आप सीधा लिख सकते हैं VO इज इक्वल टू वो जो आया, या यहाँ ये लिख देता हूं मैं, क्योंकि सतह पर स्थित, सतह पर स्थित बिंदु पर, सतह पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का मान ही उसके अंदर किसी भी बिंदु पर होता है। देयरफॉर जो आपका केंद्र है ना, भी केंद्र लिखना है तो केंद्र लिख लीजिए, या कोई बिंदु देता तो वो, तो केंद्र पर क्या हो जाएगा, तो यही वाला मान हो जाएगा जो 3.6 गुना 10 पे पावर 3.6 गुना 10 पे पावर 5 है ना। भी केंद्र यहाँ हो जाएगा 3.6 गुना, देयरफॉर भी केंद्र, केंद्र पर स्थित बिंदु पर 3.6 गुना 10 पे पावर 5 वोल्ट, जो ये वाला मान है, ये जो मान है वही आएगा, क्योंकि ये कहाँ पे है, सतह पर स्थित बिंदु है ना, ये सतह पर वाला था। तो सतह पे हमने जो निकाला वही कहा, सतह पर स्थित बिंदु के लिए जो विद्युत विभव का मान होता है वही उसके अंदर स्थित किसी भी बिंदु पर होता है। तो उसके अंदर स्थित किसी भी बिंदु पर अगर वही मान है तो हमें निकालने की जरूरत क्या है, हमने तो सतह पे निकाल ही दिया है ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब चौथा क्वेश्चन आते हैं। साबुन के बुलबुले को धन आवेशित किया जाता है, धन आवेशित, साबुन के बुलबुले को यदि धन आवेशित किया जाए, ये लिखिए, साबुन के बुलबुले को यदि धन आवेशित किया जाए तो उसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसकी त्रिज्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा, साबुन के बुलबुले को यदि धन आवेशित किया जाए तो उसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे इसको, आप लोग सोच सकते हैं, तब तक मैं इसको जब तक मिटा लेता हूं तब तक आप सोचिए कि क्या इसका होगा। साबुन का बुलबुला है, कोई भी बुलबुला हो सकता है, कोई साबुन का ही बुलबुला हो कोई जरूरी नहीं है, कोई भी बुलबुला हो सकता है, उसको हमने धन आवेशित कर दिया है ना, धन आवेशित किया तो उससे उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ आया दिमाग में, पढ़े हैं पहले, कुछ आया दिमाग में।
है कि नहीं? साबुन का बुलबुला है, उसको मैंने धनावेशित कर दिया, तो धनावेशित करने से क्या होगा? कुछ आया दिमाग में, कुछ सोचे? तो देखिए साबुन का बुलबुला है, बुलबुला का मतलब क्या हुआ? वही गोलीय खोल हो गया एक तरीके से, है ना? अब इसको आपने क्या किया? धन आवेशित कर दिया, तो धन आवेशित मान लीजिए कर दिया। धन आवेशित अगर करेंगे किसी चीज को तो क्या होगा? धन आवेश कैसे होता है? तो कोई भी वस्तु को अगर आप धन आवेशित करते हैं, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, त्याग करता है। तो कोई भी वस्तु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो धन आवेशित हो जाता है। इसका मतलब है कि यहां से इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ होगा, है ना? कोई वस्तु रहा होगा, इस तरीके से कर सकते हैं आप कि जो आपका जो बुलबुला है, पहले ये है, पहले धन आवेशित नहीं है ये बुलबुला। अब इसने क्या किया? त्याग कर दिया, किसका? इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, और इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो क्या बन जाएगा? धन आवेशित बन जाएगा। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो वो धन आवेशित हो जाता है, और धन आवेशित अगर हो गया तो इसके अंदर, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गया। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने का मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, है ना? छोड़ दिया उसने इलेक्ट्रॉन को, दूसरे को दे दिया। तो ये इसके पास क्या होगा? तो आपको पता है कि किसी भी परमाणु में, एटम में क्या होता है? प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन, जो नाभिक है उसके अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। आपका जो नाभिक है, मान लीजिए ये हमने बोला, तो ये यहाँ नाभिक है, नाभिक के अंदर होता है प्रोटॉन, इसके अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है इस तरीके से। दो इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है ना? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, लेकिन प्रोटॉन, आपको पता है जितना प्रोटॉन का नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन का नंबर उसके चारों तरफ घूमता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग किया। पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर था, अब इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब प्रोटॉन ज्यादा हो गया। और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। तो क्या करेगा? जितना इलेक्ट्रॉन था उसको खींच लेगा, ज्यादा अब ताकत से खींचेगा, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, है ना? दोनों असमान आवेश है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश है, प्रोटॉन धन आवेश है। धन आवेश ऋण आवेश को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, तो क्या करेगा? ज्यादा प्रोटॉन मिल करके कम इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो ये वाला जो ये जो आपका दिख रहा है ना, इसका जो ऑर्बिट, जिसको कक्ष बोलते हैं, थोड़ा सा पास आ जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर आकर्षण बढ़ जाएगा तो इसके नजदीक आ जाएगा। नजदीक आने का मतलब रेडियस घट जाएगा, है ना? तो उसकी त्रिज्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब त्रिज्या उसकी कम हो जाएगी, मतलब डिक्रीज करेगी, है ना? तो लिखेंगे त्रिज्या कम हो जाएगी, त्रिज्या कम हो जाएगी, या कह सकते हैं इसको इंग्लिश में बोलिएगा तो रेडियस विल डिक्रीज। आपसे वही पूछ रहा था, व्हाट विल हैपन टू इट्स त्रिज्या, है ना? इसके त्रिज्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना? तो त्रिज्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी त्रिज्या घट जाएगी, उसकी त्रिज्या कम हो जाएगी। पहले जितनी त्रिज्या थी वो, अगर कहेगा क्यों होगी, तो प्रोटॉन का जो आकर्षण है बचे हुए इलेक्ट्रॉन पर बढ़ जाएगा। आप किसी चीज को अगर खींच रहे हैं और पहले के रेस्पेक्ट में, पहले की अपेक्षा ज्यादा तेजी से खींचेंगे, तो वो आपके पास आ जाएगा, है ना? तो आपके डायरेक्शन में अगर पास आ जाएगा तो इसका मतलब है पहले से उसकी दूरी घट जाएगी। तो वही काम करता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। प्रोटॉन का नंबर नहीं बढ़ता, प्रोटॉन उतना ही रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के त्याग के कारण इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाता है, और उस वजह से प्रोटॉन उसको खींच लेता है पावरफुल्ली, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का नंबर कम है, और उसकी वजह से वो उसके पास आ जाता है, त्रिज्या घट जाती है ना? उसी तरीके से अगर इसको ऋण आवेशित किया जाए तो दूसरा क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन था, ये चौथा क्वेश्चन था या पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा, है ना?
तो पांचवा क्वेश्चन क्या है, यदि साबुन के बुलबुले को ऋण आवेशित किया जाए, आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि साबुन के बुलबुले को ऋण आवेशित किया जाए तो उसकी त्रिज्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे तो आप बोलिएगा कि रेडियस विल इंक्रीज, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है, अब इसका उल्टा हो गया। लेकिन समझने का है तो क्या समझिएगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है इसने, है ना। ये जो है माइनस कोई अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। इसने अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है ना, मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है, ठीक है ना। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं, एक गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन जब इसके पास आएगा तो क्या बन जाएगा, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, तो ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर जितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उतना निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ऋण आवेशित जिसको बोलते हैं। इसका मतलब इसके ऊपर ऋण का आवेश आ गया, और ऋण आवेश आने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा तो प्रोटॉन तो उतना ही है, और इलेक्ट्रॉन अब बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब क्या है कि प्रोटॉन जो है अब उतने इलेक्ट्रॉन को उतना जोर से नहीं खींच सकता, क्योंकि अब पहले मान लीजिए 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन था, तो 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था। अब 10 के जगह पे इलेक्ट्रॉन का नंबर 12 हो गया, 15 हो गया, तो 10 प्रोटॉन 15 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो उतना बल से नहीं खींच पाएगा, और उसके वजह से ये जो रेडियस है थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है ना। कह सकते हैं अंदर का जो प्रोटॉन, अंदर का इलेक्ट्रॉन है, अगर बाहर से कोई और इलेक्ट्रॉन आता है तो अंदर का इलेक्ट्रॉन उसको धक्का भी देने की कोशिश करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा आवेश है, ऋण आवेश। तो ऋण आवेश और ऋण आवेश के बीच में क्या होगा, विकर्षण होगा। विकर्षण होने की वजह से ये थोड़ा सा, क्योंकि प्रोटॉन खींच नहीं पाता और इलेक्ट्रॉन आता है तो इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, इसकी वजह से उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। तो त्रिज्या यहाँ पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो लिखेंगे त्रिज्या बढ़ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, रेडियस विल इंक्रीज, रेडियस विल इंक्रीज, ठीक। तो साबुन के बुलबुले को अगर आपने ऐसा किया, ऋण आवेशित किया तब क्या होगा, धन आवेशित किया तब क्या होगा, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके बेसिस पे हम बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 था ना, 4 4 5 6। हाँ, मान लीजिए कि कोई भी वस्तु है या कोई भी पट्टी ले लीजिए, प्लेट ले लीजिए, चाहे कोई गोला ही ले लीजिए, ठीक है ना। माना कि या एक एक गोले को, एक गोले चालक गोला है, ठीक है ना, कंडक्टर, एक चालक गोले को प्लस 6.0 माइक्रोकूलम द्वारा एक समान रूप से धन आवेशित किया गया है, जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो गोले पर के
गोले पर लगने वाला प्रति इकाई क्षेत्रफल बल, प्रति इकाई क्षेत्रफल या प्रति एकांक क्षेत्रफल बल का मान क्या होगा? बल का मान क्या होगा? एक चालक गोले को +6.0 माइक्रोकूलम द्वारा एक समान रूप से धन आवेशित किया गया है, जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो गोले पर लगने वाला प्रति इकाई क्षेत्रफल बल का मान क्या होगा? अब आपका फिर से क्या है, गोला है, तो गोला बना लेते हैं। इसको धन आवेशित किया गया है, मतलब Q का मान दिया हुआ है +6.0 माइक्रोकूलम। त्रिज्या इसके केंद्र से जो दूरी होती है, त्रिज्या R दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, है ना। तो कह रहा है प्रति इकाई क्षेत्रफल बताइए कि कितना इसके ऊपर बल लगेगा, है ना। प्रति इकाई क्षेत्रफल बल निकालने का रहा है, कैसे निकालिएगा सोचिए। प्रति इकाई क्षेत्रफल बल कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? आसान ही है। कल बताया था आपको कि जो गोला है उसके अंदर तो विद्युत क्षेत्र होता नहीं है ना। ये गोला है ना, चालक गोला है, तो विद्युत क्षेत्र नहीं होता, आवेश नहीं होता, है ना। विभव जो सरफेस का होता है, जो पृष्ठ का विभव होता है, वही विभव अंदर भी होता है। बताया था ना, पृष्ठ के किसी बिंदु पर जो विभव होता है वो अंदर होता है। पृष्ठ के सरफेस के ऊपर, ये जो गोला के सरफेस के ऊपर, गोला के पृष्ठ के ऊपर विद्युत विभव का मान समान होता है। मतलब ये जो पृष्ठ है वो सम विभव पृष्ठ है, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो आपको कराया था मैंने, वो है, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे पता है कि इसके ऊपर अगर विद्युत क्षेत्र हमको पता करना था, तो हमने कहा था ये आता है E = σ/ε0। और किधर होता है, तो मैंने कहा था लंबवत होता है। लंबवत होने का मतलब त्रिज्या की दिशा में होगा, है ना। तो E का मान ये है, तो E = σ/ε0। और बल जो है वो होता है क्या भाई, तो बल होता है QE के बराबर। तो Q कितना है ना। Q की बात अगर करेंगे तो Q यहाँ पे तो दिया हुआ है इसे, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है क्या, तो आपसे पूछा जा रहा है फोर्स पर यूनिट एरिया, देख रहे हैं, प्रति इकाई क्षेत्रफल। तो इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है F/A, है ना। तो अगर मैं निकालूं F/A प्रति इकाई क्षेत्रफल, तो हो गया QE/A, है ना। और QE/A का मतलब क्या है, तो ये हो गया E का मान तो आपको आ ही गया, Q/A हो गया, है ना। और σ/ε0, Q/A, E का मान σ/ε0। और सिग्मा क्या होता है, तो सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया ही तो होता है। ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, Q/A। तो ये हो जाएगा Q/A गुना सिग्मा का मान होता है Q/A इंटू 1/ε0। ये हो गया, यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि सिग्मा क्या होता है, तो चार्ज आवेश बटा क्षेत्रफल होता है, टोटल आवेश, कुल आवेश बटा क्षेत्रफल। तो ये हो गया Q/A। तो यहाँ से क्या निकल गया, आपको जो निकालना था F/A बराबर, वहां क्या हो गया Q², ये Q²/A², Q²/A² गुना, एक काम कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, ये 1/ε0 है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको 4π से गुना ऊपर भी कर देते हैं, 4π से गुना नीचे भी कर देते हैं। ये एकदम ध्यान रखिएगा, क्योंकि ε0 का मान 8.85 गुना 10⁻⁻12 जो लिखेंगे, वो उससे आपका जो कैलकुलेशन है वो बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन अगर 4π गुना करिएगा तो आपको पता है 1/4πε0 9 गुना 10⁻9 होता है। तो ये एकदम आदत डाल लीजिए, कहीं पे भी अगर आपको ε0 दिख रहा है तो, या ऊपर भी दिख रहा है,
तो ऊपर भी 4 पाई से गुना करके एक बार उसको लिख देंगे 1/9 गुना 10⁻9। अगर नीचे है तब तो ऊपर हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुना 10⁻9 होता है। तो इसका यूज करिए, है ना। अगर एप्सिलॉन नॉट इधर कर दें तो ये इधर आ जाएगा, एक ही बात है। जैसे यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान लिखना हो तो कैसे कर देंगे, 1/4 पाई गुना 9 गुना 10⁻9, है ना। कोना कोनी इधर आ जाएगा, आइए एप्सिलॉन नॉट यहाँ चला जाएगा, तो ये हो गया मान। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो गया, 36 पाई गुना 10⁻9। ऐसे भी याद रख सकते हैं, है ना। मतलब क्या है कि वैल्यू वाइज अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो मैंने तो गुना कर ही दिया, तो यहाँ से क्या आ गया वैल्यू, यहाँ से वैल्यू जो आ गया वो आपका आ गया F/A बराबर कितना है, तो Q का मान कितना है, 6 है, 6 माइक्रोकूलम है। तो 6 गुना 10⁻, माइक्रो का मतलब -6 होता है, इसका स्क्वायर हो गया। एरिया आपका πr² होता है ना। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो क्या हो गया, F/A इज इक्वल टू, ये वाला निकाल रहे हैं F/A। Q का वैल्यू यहाँ पे दिया रखा है, Q का मान कितना है, 6 माइक्रोकूलम। तो हो गया 6 गुना 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर हो गया बटा एरिया। एरिया आपका होता है इसका 4πr² होता है। तो एरिया भी यहाँ पे देखिए स्क्वायर छूट गया, यहाँ पे A² होगा, ठीक है ना। तो Q²/A² होगा, Q²/A², ठीक ना। ये A² देना भूल गए थे, इंटू 1/4 पाई 1/ε0 गुना 4 पाई/4 पाई, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आ गया आपका 1/ε0, है ना। और ये हो गया 6 गुना 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर हो गया। ए का वैल्यू आपको पता है 4πr² होता है, तो 4πr, आर की वैल्यू कितनी है, तो आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर का मतलब उसको फिर से मीटर में बदलना पड़ेगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 10/100 मीटर। एक जीरो चला गया तो आप 1/10 मीटर आ सकता है, या 0.1 कर सकते हैं, 1/10 ही ले लेते हैं। तो 4πr², 1/10, है ना। 4πr² होता है ना, तो ये 4πr², या इसको 0.1 मीटर ही लिख लीजिए, तो हो गया 4 पाई इंटू 0.1 का होल स्क्वायर, है ना ये। और 2 बार है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू ये आपका देखिए 4 पाई ऊपर है तो 4 पाई डिवाइडेड बाई ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, तो 9 इंटू 10⁻9 ऊपर चला जाएगा। तो ये 4 पाई तो यहाँ लिखेंगे, ये हो गया इंटू 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻9, ये हो गया, है ना। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एक जो मैंने बताया था इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9, ये वैल्यू याद है ही, तो यहाँ से निकाल सकते हैं 1/4 पाई जो हमने अभी बताया इंटू 9 इंटू 10⁻9, कोना कोनी कर लिया और ये इधर कर दिया, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई। तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, है ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होता है, 4 पाई ऊपर कर दिया तो 36 पाई आ गया, है ना। अब इसको आपको सोल्व करना है, तो हो गया 36 इंटू 10⁻−12, और नीचे हो गया 4 पाई का होल स्क्वायर, मैंने 4 पाई इंटू 4 पाई इंटू 0.0, ये 1/10 है, 1/10 4 बार हो गया, तो 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10 ऐसे जाएगा, है ना। तो 1/10 ये है, इंटू 1/10 इंटू 1/10 ये है आपका, इंटू ये जो आपका 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻9, ये हो गया। यह स्क्वायर था, 1/10 था ना, तो 1/10 का स्क्वायर 2 बार, और वो 2 बार और है तो 4 बार हो गया। अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और यहाँ से पाई रह जाएगा, 4 से कैंसिल कर सकते हैं इसको, तो 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कर सकते हैं, ये पाई रह जाएगा और ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया 9 9 जा 81, तो 81/पाई हो गया, ये वाला पाई। और ये
1/10 है तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो मतलब 1 2 3 4 4 जीरो ये हो गया और 9 ये हो गया, तो 13 जीरो हो गया, 13 में -12 गया तो 10 हो जाएगा। इसका मतलब ये आ रहा है 810/पाई, 22/7 जो भी कह लीजिए, तो इसको ये आता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल बोल रहा है आपको, बल पर यूनिट एरिया, मतलब प्रति इकाई क्षेत्रफल जो है निकालना है बल का मान, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये वाला ध्यान रखना है जो हमने बताया था कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। विद्युत क्षेत्र के ऊपर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र से आप कैसे निकालते हैं। तो विद्युत क्षेत्र हमें पता है E/ε0 होता है, और ये है पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व का मान हमने बताया यहाँ पे कि पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, तो कुल आवेश बटा क्षेत्रफल होता है ना। तो कुल आवेश बटा क्षेत्रफल है, और बल होता है चार्ज गुना ई, इसके ऊपर आवेश है और विद्युत क्षेत्र है, दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो उसके प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल कितना होगा ये निकल जाएगा। और उसके बाद तो कैलकुलेशन है इसके, तो ये जो हमने लिखा इसके बाद तो ये सब सारा मैथमेटिक्स है ना। फिजिक्स तो यही खत्म हो गया कि आपको ये समझना है कि ये विद्युत क्षेत्र कितना लग रहा है तो कितना बल लगाएगा, है ना, उससे ज्यादा तो है नहीं इसमें कुछ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मान लीजिए कि कोई सीधी रेखा में 3 आवेश स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सीधी रेखा में समान दूरी पर तीन आवेश -Q, Q एवं +Q रखे गए हैं, जिनकी स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी जिसको बोलते हैं आप, है ना, पोटेंशियल एनर्जी जिनकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, 0 है, तो आवेश Q तथा छोटा आवेश Q का अनुपात ज्ञात करें। एक सीधी रेखा में समान दूरी पर तीन आवेश -Q +Q, कैपिटल Q, ये भी -Q है। एक सीधी रेखा में समान दूरी पर तीन आवेश -Q +Q एंड -Q स्थित है, रखे गए हैं, जिनकी स्थितिज ऊर्जा 0 है, तो आवेश +Q तथा Q का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो ये सीधी रेखा में दिया है, आवेश रखा गया है सीधी रेखा में, तो सीधी रेखा में रख देते हैं, है ना। आवेश जो है वो कहाँ रखा हुआ है, तो सीधी रेखा में ये रखा हुआ है, बराबर दूरी पे। यहाँ पे -Q रख दिया, है ना, फिर यहाँ पे +Q रख दिया बोल रहा है, और फिर से बराबर दूरी पे -Q रख दिया। मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी अगर r है तो यहाँ से यहाँ की दूरी भी r होगी, है ना। ये वाली दूरी r है तो ये वाली दूरी भी r होगी, है ना। तो ये कह रहा है कि ये ऐसा रखा हुआ पूरा निकाय का, इस पूरे निकाय का स्थितिज ऊर्जा कितना है, 0 है।
मतलब ये जो आपने यहाँ पे अरेंज किया है उसका पोटेंशियल एनर्जी शून्य है, तो उसका आवेश Q और Q का अनुपात ज्ञात करिए। कैसे निकालिएगा? तो हमने कहा था पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, तो हमने कहा था एक चार्ज को का पेयर बनाते हैं, एक चार्ज का जोड़ा बनाते हैं, युग्म बनाते हैं दूसरे चार्ज के साथ। इसका देखिए इससे बनेगा, इसका इससे बनेगा, है ना। फिर इसका बनाएंगे तो इसका इससे बनेगा, लेकिन इसका इससे भी बनेगा। लेकिन इस ये जब लिया था तो इसका तो इससे बन ही चुका था, तो इसका इसके साथ तो वही चीज हो गया, तो वो नहीं लेंगे। फिर इसका इसके साथ बनाया था, है ना। तो पहले देख लीजिए ये इस आवेश से चलते लेते हैं। यहाँ पे अगर ए लिख दीजिए, यहाँ पे बी लिख दीजिए, यहाँ पे सी लिख दीजिए, ठीक है ना। तो कह रहा है जो आपका स्थितिज ऊर्जा है, तो लिखेंगे निकाय की स्थितिज ऊर्जा, निकाय की स्थितिज ऊर्जा। निकाय मतलब ये जो हमने एक सिस्टम अरेंज किया, ये जो हमने बनाया, इसको निकाय बोलते हैं, ठीक है ना। तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगी? तो इस आवेश से देखते हैं, आप पढ़ते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के। हाँ, तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? निकाय की स्थितिज ऊर्जा होती है, ऐसे तो आपको पता है किसी आवेश के कारण जो स्थितिज ऊर्जा दूसरा कोई आवेश है ना, इसका स्थितिज ऊर्जा आपने पढ़ा था। दो आवेश Q1 Q2 दिया हुआ है, दोनों के बीच की दूरी दी हुई है, तो आपने पढ़ रखा था उसका स्थितिज ऊर्जा। मान लीजिए ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, दोनों के बीच की दूरी r है ना। तो इसका स्थितिज ऊर्जा आपने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। आवेश को प्लस रहता है तो प्लस, माइनस रहता है तो माइनस के साथ लेते हैं, मैंने आपको बताया था, है ना। ये प्लस और माइनस के साथ लेते हैं, क्योंकि जो ऊर्जा है वो एक धन राशि, सॉरी, ऊर्जा एक अदिश राशि है, और ऊर्जा अगर अदिश राशि है तो इसका मतलब है चार्ज को उसके प्लस और माइनस के साथ लेंगे, बटा r होता है। तो u बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर माध्यम में है तो k लेंगे या एप्सिलॉन r लिखते हैं, k का वैल्यू वही होता है। और Q1 ये वाला आवेश है प्लस, तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे, बटा r लिखेंगे, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो वो लिखेंगे, और दूसरा ये आवेश है अगर लेंगे तो इस आवेश से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरा आवेश। तो देखिए हमने कहा था युग्म बनाइए, तो माइनस Q है तो इसका युग्म इससे बनेगा, तो लिखेंगे माइनस Q गुना Q बटा दोनों के बीच की दूरी r। फिर इसका युग्म इससे बनेगा, तो लिखेंगे प्लस, और सबको जोड़ते जाएंगे, तो माइनस Q गुना माइनस Q बटा ये r और ये r मिलकर के 2r हो गया, प्लस इसका युग्म इससे बन गया, इसका युग्म इससे बन गया। अब इसका देखते हैं, तो इसका इससे बनना चाहिए, इसका इससे बनना चाहिए, तो इसका इससे वाला जो था वो तो ऑलरेडी इधर से बन ही चुका है, तो नहीं लेंगे। लेकिन इसका इसके साथ नहीं बना था, तो Q गुना माइनस Q लिखेंगे, Q गुना माइनस Q बटा r, तो इसका इसके साथ बन गया। अब इसका देखें, तो इसका इसके साथ तो बना हुआ है, इसका इसके साथ भी बना हुआ है, क्योंकि इधर से तो इसके साथ ही बना था। इसका मतलब ये है कि ये 3 ही युग्म बनेगा, और 3 युग्म बनेगा तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया माइनस Q बटा r, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो प्लस Q स्क्वायर बटा 2r, और ये फिर से हो गया माइनस प्लस माइनस माइनस Q बटा r। ये दोनों मिलकर के ट्वाइस हो गया, है ना। आप लिख सकते हैं देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है भाई, तो ये 0 के इक्वल दिया हुआ है। निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी है? तो 0 है, तो 0 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया माइनस, इसको दोनों को जोड़ दीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो माइनस 2Q डिवाइडेड बाई r, ये माइनस है ये भी माइनस है तो ऐड हो जाएगा, है ना। और प्लस Q स्क्वायर बटा r, 2r बराबर 0। प्रश्न से दे दिया हुआ है ना, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब प्रश्न से, है ना। तो प्रश्न से ये दिया हुआ है। अब ये तो आपको पता है 9 गुना 10 में पावर 9 होता है, तो 0 होता नहीं है,
तो इधर जाएगा तो 0 बटा कुछ भी 0 ही होता है, तो ये उसमें चला जाएगा, मतलब ये 0 के बराबर हो सकता है, तो लिखेंगे इसका मतलब ये है कि -2QQ डिवाइडेड बाई आर प्लस क्यू स्क्वायर बटा 2r इज इक्वल टू 0, ये हो सकता है। अब इसको माइनस को उधर लेके चले जाइए तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा 2r बराबर 2QQ डिवाइडेड बाई आर, ये हो गया। इस r से ये वाला r कैंसिल हो गया, एक q से एक q कैंसिल हो गया, है ना, ये हो गया। अब देख लीजिए ये वाला q हो गया, ये 2 उधर जाएगा, ये वाला 2 इधर जाएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो हो गया q बराबर 4q, यहाँ से आ गया क्या स्मॉल q बराबर 4q। अब आपसे कह रहा है ये q और ये q का अनुपात निकालिए, मतलब ये वाला ऊपर होना चाहिए, ये वाला नीचे होना चाहिए, जो पहले रहता है ऊपर रहता है, तो इसका मतलब इसको इधर लाना पड़ेगा, इधर हो जाएगा मतलब यहाँ से इधर जाएगा तो इधर बच जाएगा 1 और ये 4 इधर आएगा तो 4 हो जाएगा, ये हो गया कैपिटल Q बटा स्मॉल। यही अनुपात निकालने का है, मतलब कि Q यहाँ से क्या हो गया कैपिटल Q स्मॉल q का अनुपात 1:4, ये आंसर हो गया, है ना। तो सीधी रेखा में अगर है कोई आवेश रखा हुआ है ना, 3 आवेश रखा हुआ है, तो उसका स्थितिज ऊर्जा अगर आप निकालेंगे तो इस तरीके से निकलेगा, ठीक। और इसी तरीके से अगर आपको दिया हुआ है कोई, मान लीजिए एक दिया हुआ है आपको कोई वर्ग दिया हुआ है ना, ये मान लीजिए वर्ग दिया हुआ है, इस वर्ग में सारा दूरी, वर्ग की दूरी बराबर होती है, मतलब भुजा बराबर होती है, ABCD दिया हुआ है ना, और इसके ऊपर -2 माइक्रोकूलम, इसके ऊपर +2 माइक्रोकूलम, इसके ऊपर -2 माइक्रोकूलम, इसके ऊपर +2 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है, ठीक है ना। सबकी दूरी यहाँ पे जो दिया हुआ है दोनों के बीच की दूरी वो है 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये दे रखा है, या 1 से ज्यादा ले लीजिए, 5 ले लेते हैं, 5 सेंटीमीटर ले लीजिए, ये 5 सेंटीमीटर का उसका जो भुजा है, वर्ग की भुजा है। तो आपसे कहा जा रहा है इस निकाय का स्थितिज ऊर्जा निकालिए, ठीक है ना, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालिए, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो अभी आपको मैंने सिखाया कैसे निकालेंगे, जितना पेयर हो सकता है बनाएंगे, है ना, जितना पेयर होता है उसको बनाएंगे। निकाय की स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे, तो ये होगा 1/4πε0, है ना, के रहेगा अगर माध्यम में रहेगा तो मैंने क्या कहा आवेश का पेयर बनाते हैं, जितना भी युग्म होगा बनाएंगे, ये वाला इसके साथ है, ये एक एक करके करेंगे, तो अगर इसको Q1 Q2 Q3 Q4 बोलते हैं, इसको मैं मान लेता हूँ Q1, है ना, इसको Q2 मान लेता हूँ, इसको Q3 मान लेता हूँ, इसको Q4 मान लेता हूँ, तब आपके लिए आसान हो जाएगा। ये Q1 के साथ पेयर बनाइएगा तो ये Q1 है, Q1 के साथ पेयर बनाइएगा तो Q1 का पेयर बनेगा Q2, Q1 का पेयर बनेगा Q4, Q1 का पेयर Q3 से भी बन सकता है, तो Q1 का
पेयर बनेगा किसके साथ, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच की दूरी ये वाली, है ना। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है ना। ए बी है आपका, ए बी लिख देते हैं। Q1 Q2 ये वाला पेयर बना, दोनों के बीच की दूरी ए बी। फिर Q1 Q4 दोनों के बीच की दूरी ए डी। तो ये हो गया। अब क्या करते हैं, तो ऊर्जा है, ऊर्जा एक अदिश राशि है तो जोड़ देते हैं, तो सबको जोड़ते जाएंगे, इसलिए मैंने प्लस चिन्ह लगाया। Q1 का, ये Q1 लिया था, Q1 का इसके साथ बना पेयर, तो एक पेयर इसके साथ बन गया, एक पेयर इसके साथ बन गया, ठीक है ना, Q1 का इसके साथ। और Q1 का एक पेयर इसके साथ भी बनेगा, ये वाला Q3 के साथ, है ना। तो एक पेयर ये बन जाएगा, तो हो गया Q1 Q3 अब बटा कौन सा, तो AC। Q1 Q3 बटा AC, है ना, ये वाला ही दूरी, ठीक है ना। अब Q1 का तो 3 पेयर बन गया, Q1 का इसके साथ, Q1 का इसके साथ, Q1 का इसके साथ, अब नहीं बनेगा। अब Q2 पे आते हैं, Q2 का किसके साथ, तो Q1 के साथ, तो वो तो बना हुआ है, देखिए कट कर दिया मैंने। फिर Q2 का किसके साथ, इसके साथ नहीं बना है, अभी इसके ऊपर कोई निशान नहीं लगा है, तो Q1 का Q2 का Q3 के साथ, तो यहाँ पे Q2 का Q3 के साथ दूरी क्या है, तो BC है, B से C की दूरी है, तो Q2 का C के साथ ये आपका Q2 का Q3 के साथ बन गया, तो इसको भी मैं लगा देता हूँ। फिर Q2 का इसके साथ तो बन ही चुका है, एक और ये बनेगा, Q2 का इसके साथ बन जाएगा D के साथ, तो प्लस Q2 का Q4 के साथ, Q2 का Q4 के साथ, दोनों के बीच की दूरी BD, इसको BD लिखें, दोनों के बीच की दूरी BD है। ठीक, उसके बाद तो ये वाला भी हो गया। अब तो 3 पेयर इधर से बन गया। अब C पे आते हैं, तो ये Q3 है, Q3 का पेयर किससे बनना चाहिए, तो B से बनना चाहिए, तो बना हुआ है। C का A के साथ बना हुआ ही है, C का यहाँ पे नहीं बना हुआ, देखिए यहाँ टिक नहीं लगा हुआ, तो C के साथ, C का D के साथ मतलब Q3 का Q4 के साथ, तो ये हो गया Q3 का Q4 के साथ, और दोनों के बीच की दूरी CD, तो इसका ये वाला भी बन गया, यहाँ भी टिक लगा देते हैं, ठीक है ना, ये लगा दिया हमने। अब D पे आते हैं, इसका भी हो गया ना, ये हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला पहले से हुआ रखा है, तो ये D पे आ गए, तो D का इसके साथ हुआ रखा है, देखिए D का इसके साथ भी बना हुआ है, इसके साथ भी बना हुआ है, तो बस इतना ही पेयर बनेगा। और जितना पेयर बनता है सबके जगह पे क्या करेंगे, मान रख देंगे, तो हो गया 9 गुना 10 में पावर 9, ठीक है। Q1 Q2, Q1 की वैल्यू ये, Q2 की वैल्यू ये, वैल्यू रख दीजिए, माइनस सब जगह तो वैल्यू है, -2 इंटू +2 है ना, 10 पे पावर -6, उसका भी 10 पे पावर -6, 10 पे पावर -12 हो जाएगा। माइक्रो है, माइक्रो का मतलब 10 पे पावर -6 होता है, तो 10 पे पावर -6 ये भी है, 10 पे पावर -6, तो -2 गुना +2 और गुना 10 पे पावर 12 बटा जो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 गुना 10 पे पावर -2, सेंटीमीटर को मीटर में बदलिएगा, तो 5 सेंटीमीटर जो है आपका, उसको मीटर में बदलिएगा तो हो जाएगा 5/100 मीटर। इसको लिख सकते हैं 5 गुना 10 पे पावर 2, नीचे है तो ऊपर जाके -2, यही लिखा है। अब ये देख लीजिए, ये जो वैल्यू है ये करीब करीब आपको कहाँ कहाँ एक ही आएगा, तो ये प्लस करिए Q1 Q4, तो Q1 कौन है, ये वाला, और Q4 ये है, तो फिर आ रहा है -2 + 2, तो सेम ही आएगा, ये वाला डिस्टेंस है -2 इंटू 2 इंटू 10 पे पावर -12 अब बटा 5 गुना 10 पे पावर माइनस, ये वाली वैल्यू भी सेम है। फिर ये वाली वैल्यू -2 गुना -2 है, इसको लिख सकते हैं प्लस -2 मतलब 4 हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, तो हो जाएगा +4 गुना, लिख देता हूँ एक बार, -2 इंटू -2 इंटू 10 पे पावर -12, माइक्रो है इसलिए। और ये वाला डिस्टेंस तो पता है आपको, ये √2 होता है, मतलब 5√2 हो जाएगा गुना 10 पे पावर -, ठीक है, प्लस ये वाला अब आ गया, इसके बाद Q1 Q3 हो ही गया, अब Q2 Q3 हो गया ये वाला, तो इसमें भी वही आ रहा है -2 गुना +2 गुना 10 पे पावर -12 बटा 5 गुना 10 पे पावर प्लस ये वाला आ गया Q2 Q4, ये वाला Q2 Q4,
तो ये आ गया फिर से 2 गुना 10 बटा 5√2 गुना 10⁻², क्योंकि ये वाला दूरी कितना है 5√2 है, ठीक है ना। और फिर ये आ गया Q3 Q4 तो ये है 2 गुना -2, तो हो जाएगा प्लस 2 गुना -2 गुना 10⁻12 माइक्रो है इसलिए, और बटा दूरी तो वही है 5 गुना 10⁻²। अब इसमें जो कोई कट रहा है क्या, 5√2 वाला देखिए ये प्लस है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी प्लस है तो नहीं कट रहा है, ठीक है ना। ये देखिए माइनस, ये वाला ये भी माइनस है, ये भी माइनस है ना। 5 वाले में ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो कोई कट नहीं रहा, ये भी प्लस हो माइनस माइनस प्लस हो गया है। तो आपको सबको क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से सोल्व तो कर सकते हैं इतना, इसमें बेकार में टाइम लगेगा, तो आप अगर सोल्व कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें ये वाला जहां जहां है उसको एक जगह कर लेंगे। जहां जहां ये वाला है 5 गुना 10⁻, तो इसको एक साथ कर लेंगे 9 गुना 10⁻9, और ये देख लीजिए ये -2, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है ऊपर में, फिर आपका ये वाला ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो 2 दूनी 4 हो गया, -4 और 4 बार है, 1 2 3 और 4, तो 4 गुना -4 हो जाएगा, और गुना 10⁻12 हो जाएगा, और बटा 5 गुना 10⁻2 हो जाएगा। मतलब इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, 2 3 का काम हो गया, 4 का काम हो गया। देख रहे हैं 4 बार है, 4 गुना करना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लीजिए 2 + 2 + 2 + 2 रहता है, तो 2 गुना 4 करते हैं, है ना। 2 को 4 बार ऐड करिए या 4 गुना 2 लिखिए, एक ही बात है। उसी तरीके से इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना है, तो 4 है, तो 4 गुना इतना कर देंगे तो आ जाएगा। तो 4 गुना वही किया है मैंने, 4 गुना -2 गुना 2 4 -4 हो गया, तो देखिए -4 लिखा है, गुना 10⁻12 5 गुना 10⁻−, है ना। अब ये और ये बच गया, तो इसका एलसीएम जो है यहाँ पे कितना आ रहा है, तो 5√2 और गुना 10⁻−, और इसमें भी 2 बार है, तो 2 बार क्या आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 हो गया, ये भी तो 2 बार आ रहा है, तो 2 गुना 4 करेंगे 10⁻², ये आ गया। अब इसमें कॉमन क्या है, तो देख लीजिए ये वाला कॉमन है, पूरे कॉमन है, तो 9 गुना 10⁻9, और यहाँ 4 गुना 10⁻12 है यहाँ जो है, तो इंटू 4 गुना 10⁻12, देख लीजिए 4 गुना 10⁻12 4 गुना 10⁻12, ये भी कॉमन है। यहाँ 2 भी और है, 8 है कॉमन, तो 8 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ भी 16 से 8 चला जाएगा, है ना। अब बटा 5 गुना 10⁻2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ कितना बचा, -16 था, उसमें 8 कॉमन ले लिए तो -2 बचा, है ना। और यहाँ पे 8 कॉमन आ गया तो उतना ही रह गया, ऊपर में तो पूरा कॉमन चला गया, 8 गुना 10⁻12 कॉमन हो गया, यहाँ 8 गुना 10⁻12 कॉमन है, लेकिन ये 16 है तो -2 रहेगा, और यहाँ पे पूरा कॉमन चला गया तो एक बचेगा, नीचे में 5 गुना 10⁻2 कॉमन लिए, दिख रहा है, तो यहाँ भी 5 गुना 10⁻2 है, तो यहाँ √2 बच जाएगा, ये आएगा वैल्यू, ठीक है। तो इतना इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, बाकी तो इसको तो निकालना है वैल्यू वाइज। तो ये हो गया कितना, ये हो गया आपका 9×72/5, ये हो गया, अब गुना 10⁻−2 ऊपर जाएगा तो 11 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये, तो 11 और -12 तो 10⁻−1, ये हो गया, है ना। और ये -2 प्लस 1/√2 का मान 1.414 होता है, इसको सोल्व कर सकते हैं आप लोग, है ना। इसको सोल्व करिएगा तो कितना वैल्यू आएगा, 1/1 इसको √2 से ऐसे भी कर सकते थे, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, √2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, 1/√2 है ना, इसको ऐसे करते हैं √2/√2 गुना कर दें, और अगर गुना करिएगा तो क्या बनेगा, ये 5 से भाग दे दीजिए, तो 5 × 5 हो गया,
और 2 कॉमन आ गया, 5 होगा 20, 5 होगा 20 गुना 10 पे पावर -1, ये हो गया। और ये हो गया -2 प्लस ये √2 से हमने ऊपर नीचे गुना किया तो ये हो गया √2/2, और ये हो गया 14.4 गुना 10 पे पावर -1, और ये हो गया -2 प्लस 1.4, 4 √2 का मान होता है बटा 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 14.4 गुना 10 पे पावर -1, और ये हो गया -2 प्लस 0.707, है ना। 2 से भाग दीजिए, 0.214, 0.214, और ये माइनस हो गया तो हो जाएगा माइनस, इसमें माइनस करिएगा तो 14.4 गुना 10 पे पावर -1, और ये हो जाएगा माइनस में आएगा, वो माइनस पहले बाहर कर दिया तो ये आ जाएगा 7 में 7 3 10 के शून्य बाकी है, 9 1 10 के शून्य, और 7 2 9 1 10 के शून्य, 1.239, ठीक है ना। ये 1.239 माइनस में आएगा, माइनस को मैंने पहले बाहर कर दिया, इसको गुना कर लीजिए, जितना महदू आएगा उसको जूल में लिखेंगे, ठीक। तो ये जो है आपका, आज हमने आपको जो अभी तक जितना जो थ्योरी कराया था अभी तक, उससे संबंधित कुछ प्रश्न कराए हैं फिर से, और इसके बाद हम लोग संधारित्र करेंगे, ठीक है ना। तो संधारित्र, धारिता, ये सब पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विद्युत विभव, स्थितिज ऊर्जा, ये सब खत्म हो गया, अब धारिता के बारे में आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मिलते हैं। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से करिए, क्या आता है इसमें। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये नहीं कि इतना क्वेश्चन है, और भी है क्वेश्चन, तो आपको उसको करने हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। कहीं दिक्कत आता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए पढ़िए मन लगा करके, है ना। बाय।